स्वागत है आपका नादिर टीवी के एक खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज दिन भर की तमाम प्रमुख मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत की घेराबंदी करने निकले चीन की चाल आखिर कैसे नाकाम हो गई और कैसे चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को कर्ज देकर अपने एहसानों तले इन्हें दबाने की कोशिश की। उसके बाद बात करेंगे कोरोना की, जहां कोरोना एक बार फिर से भारत में पैर पसारता नजर आ रहा है। इस बार भी बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन से बच्चे हैं जिन्हें कोरोना से सावधानी बरतने की खास जरूरत है। तीसरी खबर एमपी की राजनीति से जुड़ी है। एमपी कांग्रेस अब पीके के सहारे है। क्या पीके इस बार कांग्रेस की चुनावी नैया को पार लगा पाएंगे? क्या पीके की रणनीति पर कमलनाथ आगे बढ़ेंगे? चौथी और आखिरी खबर रहेगी एमपी से ही जुड़ी हुई। मिशन 2023 को देखते हुए बीजेपी ने आदिवासियों को लुभाने की कवायद काफी तेज कर दी। अब अमित शाह भी मिशन एमपी के लिए निकल पड़े हैं। शुक्रवार को भोपाल के जंबूरी मैदान में एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। इन 4 अहम खबरों के अलावा और भी कुछ रोचक खबरें हैं जिनसे बात हम शुरू करेंगे। कि चीन की चाल नाकाम होती नजर आ रही है। चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को कर्ज देकर अपने एहसानों के बोझ पर दबा दिया। अब इस कर्ज के एवज में इन देशों ने चीनी कंपनियों को निवेश और व्यापार की सुविधा दे दी। चीन ने इन देशों में सुनियोजित तरीके से और एक रणनीतिक अधोसंरचना के तहत अरबों खरबों डॉलर का निवेश कर दिया। ये निवेश लाभ कमाने की आशा से किया गया। अब इस निवेश का एक उद्देश्य भारत की सामरिक घेराबंदी करना भी है, लेकिन अब ये निवेश चीन के गले की ही हड्डी बन गया है। श्रीलंका की आर्थिक दुरावस्था और पाकिस्तान के बुरे हालात चीन के ही मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। आज चीन इन देशों से निकलने के लिए छटपटा रहा है। पाकिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो चीन के मनवाफिक नहीं था। कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सत्ता परिवर्तन के पीछे अमेरिका की योजना थी। उधर श्रीलंका में आर्थिक हालात चीन के लिए परेशानी बने हुए हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान चीन के लिए डूबता जहाज बन गए हैं। खासकर श्रीलंका ने चीन को बड़ा आघात दिया है। भयानक आर्थिक मंदी और विदेशी मुद्रा के संकट से जूझ रहा श्रीलंका छटपटा रहा है। यहाँ की सत्तासीन सरकार के खिलाफ देश में लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। सारे विकास कार्य ठप पड़ चुके हैं। चीन की कर्ज कूटनीति बेनकाब हो गई है। चीन के कर्ज से श्रीलंका का ना तो आर्थिक विकास हुआ और न ही बुनियादी अधोसंरचना बनी। इसी कारण श्रीलंका आर्थिक रूप से टूट गया। एक तरह से देखा जाए तो श्रीलंका की आर्थिक बदहाली का कारण चीन ही है। श्रीलंका और पाकिस्तान ने चीनी निवेश डुबोया। चीनी कर्ज के जाल में फंसे हैं दोनों देश। दोनों देशों के आर्थिक हालातों ने चीन की नींद उड़ाई। दोनों देशों में खरबों डॉलर का चीनी निवेश खतरे में। चीन की कर्ज कूटनीति असफल साबित हुई। चीन ने मदद से खींचे हाथ। चीन श्रीलंका को कोई भी मदद देने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत भारत ने श्रीलंका को संकट के दौरान लगातार मदद की है। श्रीलंका ने चीन से 2.5 अरब डॉलर का क्रेडिट सपोर्ट मांगा है, लेकिन चीन ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। चीन केवल मानवीय मदद करने के लिए आगे आया है। पाक श्रीलंका के राजनीतिक हालातों में भी चीन की भूमिका शून्य रह गई है। खुद आर्थिक बदहाली से जूझ रहे चीन को आशंका है कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में उसका कर्ज डूब सकता है। श्रीलंका का जीडीपी 81 अरब डॉलर है, उस पर चीन का कर्ज 8 अरब डॉलर है। चीन ने श्रीलंका से मदद के हाथ खींचे। श्रीलंका ने चीन से 2.5 अरब डॉलर का क्रेडिट सपोर्ट मांगा। चीन ने क्रेडिट सपोर्ट पर नहीं दिया सकारात्मक उत्तर। श्रीलंका की राजनीति से भी बच रहा है चीन। चीन को श्रीलंका का कर्ज डूबने की आशंका। श्रीलंका के प्रोजेक्ट पर संशय। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। इस बंदरगाह पर चीन पूरी तरह आधिपत्य जमा चुका है। यहाँ पिछले दिनों चीन ने रेडियो एक्टिव सामग्री से भरा जहाज खड़ा कर दिया था। इसके बाद श्रीलंका में हड़कंप मच गया था। चीन श्रीलंका में दुबई की तर्ज पर पोर्ट सिटी भी बना रहा है। इसे समुद्र में रेत डालकर बनाया जाएगा। इसमें चीन 1.4 अरब डॉलर का निवेश करेगा। यहाँ पर 43% जमीन चीन को 99 साल की लीज पर मिलेगी, लेकिन श्रीलंका की स्थिति को देखते हुए चीन इस प्रोजेक्ट को लेकर भी संशय में है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पर 1 अरब से ज्यादा चीनी निवेश।
इस बंदरगाह पर चीन का संपूर्ण आधिपत्य। 99 साल के लिए चीन ने लीज पर लिया है बंदरगाह। श्रीलंका में 1.4 अरब डॉलर से पोर्ट सिटी बना रहा है चीन। श्रीलंका के आर्थिक हालात के कारण दोनों प्रोजेक्ट पिछड़े। पाक में भी डूबेगा चीन का पैसा। पाकिस्तान में भी चीन का भारी निवेश खतरे में है। चीन ने 60 अरब डॉलर का निवेश चीन पाक आर्थिक गलियारे में किया है। पाकिस्तान में भारत की सीमा के पास भी चीन में कई एयरपोर्ट और बंकर बनाए हैं। चीन की 30 से ज्यादा कंपनियां पाकिस्तान में तेल और गैस की खोज कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में लगातार आतंकी गतिविधियां और राजनीतिक अस्थिरता चीन के लिए घाटे का सौदा है। पाकिस्तान ने चीन से 4.2% सालाना की ऊंची ब्याज दर पर कर्ज ले रखा है। इसका ब्याज चुकाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो रहा है। चीन ने पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर का कर्ज दोबारा देने पर जवाब नहीं दिया है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की समीक्षा भी करना चाहता है, जिसमें श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान में भी चीन का भारी निवेश खतरे में। चीन ने आर्थिक गलियारे में 60 अरब डॉलर लगाए। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति सबसे बड़ा खतरा। आतंकवाद के कारण चीनी निवेश डूबने का खतरा। पाक को 4 अरब डॉलर कर्ज पर चीन की आनाकानी। चीन ने सारी दुनिया में लगभग 843 अरब डॉलर का निवेश किया है। इस निवेश के लिए चीन की सरकारी संस्थाओं ने कर्ज दे रखा है। 42 देश ऐसे हैं जिनका चीन से लिया हुआ कर्ज उनके जीडीपी का 10% तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में चीन के कर्ज की हिस्सेदारी 27% है। श्रीलंका के विदेशी कर्ज का 17.77% हिस्सा चीन ने दिया है। चीन का कर्ज दूसरे देशों के कर्ज के मुकाबले 4 गुना महंगा है। ब्याज की दर अधिक होने के कारण इन देशों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। एक तरह से चीन इनकी आर्थिक दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अब इन देशों की कंगाली चीन को महंगी पड़ रही है। श्रीलंका देश के कई राज्यों में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारने लगा है। मतलब अब चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। इस लहर में बच्चे सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। खासतौर पर उन बच्चों को ज्यादा खतरा है जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर कैंसर से पीड़ित है। आज हम आपको बताएंगे पहले से बीमार अपने बच्चों की कोरोना से आप कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, और जो बच्चे पहले से बीमार हैं उन्हें कैसे कोरोना से बचाया जा सकता है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है और इस बार बच्चे भी इसकी चपेट में हैं। दिल्ली कोरोना ऐप के अनुसार कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 27% बच्चे हैं। इनमें से कई बच्चे कॉमॉर्बिडिटीज वाले हैं, यानी वे पहले से ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। बाल रोग विशेषज्ञ की माने तो कोरोना को हल्के में लेना रिस्की हो सकता है, खासकर कॉमॉर्बिडिटीज वाले बच्चों के लिए। पहले एक नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर, कितने बच्चे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर से पीड़ित हैं। फिर आगे की बात करते हैं। 66.11% बच्चे हैं डायबिटीज के मरीज। इंडियन जे एंडोक्रिनल मेटाब 2015 में पब्लिश रिसर्च के अनुसार भारत में टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस वाले करीब 97,700 बच्चे हैं। टाइप 2 डायबिटीज वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। पैन इंडिया 2015 के सर्वे के अनुसार 66.11% बच्चों के शरीर में शुगर का असामान्य लेवल था। 10 में से 2 बच्चों को है हाइपरटेंशन। 2019 के एक सर्वे के अनुसार हरियाणा, गोवा, गुजरात और मणिपुर में हर 10 में से 2 स्कूली बच्चे हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। साल 2013 में एम्स की रिसर्च में पाया गया कि दिल्ली के स्कूलों में 3 से 4% बच्चे हाइपरटेंशन के शिकार हैं। 50,000 से ज्यादा बच्चों को कैंसर। इंडियन कैंसर सोसाइटी के अनुसार भारत में 1 से 19 साल तक के 50,000 से ज्यादा बच्चों को कैंसर है। कैंसर से डायग्नोज किए गए 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय पीडियाट्रिक यानी बाल रोग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बच्चों में कोरोना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की जरूरत है। क्या बच्चों का संक्रमित होना खतरनाक साबित हो सकता है? ये सवाल सबके मन में होगा। अपोलो अस्पताल की पीडियाट्रिक डॉक्टर दीपा भटनागर कहती हैं कि वायरस को हल्के में नहीं लेना है। बच्चों में संक्रमण का गंभीर रूप देखा जा सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। कॉमॉर्बिडिटी यानी डायबिटीज, मोटापा और दिल से संबंधित डिसीज से पीड़ित बच्चों को कोरोना का गंभीर खतरा हो सकता है। हालांकि तीसरी लहर के दौरान कोरोना से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा वो मरीज शामिल थे जिन्हें पहले से ही डायबिटीज, मोटापा, बीपी या दिल से संबंधित कोई बीमारी थी।
अब जानते हैं कि अगर आपके बच्चे को डायबिटीज, बीपी या दिल से संबंधित कोई बीमारी है तो आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण: ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा पेशाब होना, अचानक वजन घटना, ज्यादा थकान होना, चिड़चिड़ाहट होना, धुंधला दिखाई देना। ब्लड प्रेशर के लक्षण: सिर दर्द, सीने में दर्द, गर्दन दर्द, सांस लेने में परेशानी, उल्टी होना, व्यवहार में बदलाव, नाक से खून आना। दिल से संबंधित बीमारी: वजन बढ़ने में परेशानी, जल्दी जल्दी सांस लेना, जल्दी थकान, होठ या नाखून का रंग नीला पड़ना, समय पर ग्रोथ न होना, दूध पिलाते वक्त माथे पर पसीना आना, स्किन का पीला हो जाना। अब एक नजर बच्चों के वैक्सीनेशन के डेटा पर भी डाल लेते हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन: बच्चों में संक्रमण बढ़ने की वजह धीमे वैक्सीनेशन को भी बताया गया है। लोगों का मानना है कि अभी बहुत से बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है। 12 से 14 साल के बच्चों को 2.41 करोड़ से ज्यादा कार्बोवैक्स की खुराक दी जा चुकी है। 15 से 18 साल के बच्चों को 9.81 करोड़ से ज्यादा कोवैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। अगर आपके बच्चे को पहले से कोई बीमारी है, यानी उसे डायबिटीज या बीपी जैसी कोई दिक्कत है, तो आप उसे कोरोना से कैसे बचा सकते हैं, आपको ये भी बताते हैं। बीमार बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं? शुगर, बीपी या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है तो इसे कंट्रोल जरूर करें। कंट्रोल करने के लिए समय समय पर डॉक्टर से इलाज और दवाइयाँ लें। कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत टेस्ट करवाएं। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए अपने बच्चे को अच्छे से खाना खिलाएं। डॉक्टर की सलाह पर बच्चों को विटामिन की दवाइयाँ भी खिला सकते हैं। खेलकूद के साथ बच्चों को योग प्राणायाम भी करवाएं। बच्चों में फैलने वाले कोरोना संक्रमण को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, जरा ये भी जान लीजिए। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं, कोरोना को लेकर बच्चों के माता पिता को घबराने की जरूरत नहीं है। पिछली लहर में देखा गया कि संक्रमित बच्चों में हल्के लक्षण होते हैं। बच्चे कोरोना संक्रमण से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। वैक्सीन के लिए एलिजिबल बच्चे वैक्सीन जरूर लगवाएं। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया के मुताबिक बड़ों की तरह बच्चों में भी कोरोना संक्रमित होने का खतरा है। बच्चों में या तो हल्के लक्षण होते हैं या कोई लक्षण नहीं होते हैं। ICMR ADG समीरन पांडा ने बताया कि 1 साल से 17 साल के बच्चे भी बड़ों की तरह कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। बच्चों में गंभीर बीमारी या मौत होने का खतरा कम होता है। बच्चों को स्कूल में अपना खाना शेयर नहीं करना चाहिए। स्कूलों में मास्क और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। यह तो हुई उन बच्चों की बात जिन्हें पहले से डायबिटीज, थायराइड और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं। और अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, पर कोरोना काल में ऐसी किसी बीमारी का खतरा ना हो, इसलिए पेरेंट्स को समय समय पर बच्चों की जांच करवानी चाहिए। डायबिटीज, थायराइड और हाइपरटेंशन से बचाव: पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने की समय समय पर जाँच करें। थायराइड के लक्षण जन्म से दिखने लगते हैं। अगर घर में किसी को थायराइड है तो बच्चे की जांच भी रेगुलर करवाइए। अगर एलर्जी की बीमारी बच्चे को है और वह अस्थमा में ना बदले, इसके लिए बचाव करते रहें। जिस तरह से देश में कोरोना फिर से बढ़ रहा है और बच्चों पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, उस हिसाब से आपको अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपने अपने बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो जरूर करा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मध्य प्रदेश में पीके क्या कमलनाथ की नैया पार लगा पाएंगे? चुनावी रणनीति में माहिर माने जाने वाले प्रशांत किशोर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सारथी बनने जा रहे हैं। अब तक पश्चिम बंगाल और बिहार सहित कई राज्यों में अपनी राजनीतिक रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर मध्य प्रदेश कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने की रणनीति बनाएंगे। इस खबर ने ही प्रदेश के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। कांग्रेस कह रही है कि नाथ और पीके की जोड़ी 1 और 1 11 साबित हो गई, वही भाजपा इस पर तंज कस रही है। प्रशांत किशोर भारत की सभी प्रमुख पार्टियों की चुनावी रणनीति बना चुके हैं, इसलिए सभी की कमजोरियों और खूबियों से बखूबी वाकिफ हैं। राजनीति के बाजार में उनकी बड़ी मांग है। भाजपा से लेकर जनता दल यूनाइटेड और तृणमूल से लेकर कांग्रेस तक प्रशांत सभी दलों को चुनाव जीतने के गुर बता चुके हैं। इस बार कांग्रेस ने पीके का दामन थामा है। कांग्रेस की राज्य इकाइयां भी प्रशांत किशोर को साथ लेना चाहती हैं।
बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 4 पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष के साथ एक लंबी बैठक की। इसमें दिग्विजय सिंह को छोड़कर सभी ने प्रशांत किशोर के नाम पर सहमति जताई। दिग्विजय सिंह इसलिए सहमत नहीं हुए क्योंकि वो जमीनी पकड़ वाले नेता हैं। कांग्रेस में अभी भी उनका सर्वाधिक जनाधार है। पीके का अगर अपन देखें बैकग्राउंड तो वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी कहती थी 200 प्लस, ये 100 के नीचे रह गई और थम्बिंग मेजॉरिटी से वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है। तो निश्चित तौर पर एक स्ट्रेटजी मेकर हैं और सबसे बड़े स्ट्रेटजी मेकर तो कमलनाथ जी, उसके बाद ये और जुड़ जाएंगे। तो सोने में सुहागा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर और कांग्रेस की जुगलबंदी का मजाक उड़ाया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीके आए हैं तो लेटा कर ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जनता से नहीं सीखे तो पीके सिखाएंगे। विश्वास सारंग कह चुके हैं कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट गुरु का सहारा लिया जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कल कहा था कि कोई आए हमें इसकी चिंता नहीं। वी.डी. शर्मा ने कहा था कि प्रदेश में हमारी सरकार लगातार जनता के बीच में बनी हुई है, गरीबों के कल्याण में हर दिन काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री 365 दिन सक्रिय है, यहाँ पर कोई पीके आए या खाके हमें चिंता नहीं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आदर्श संगठन है, आइडियल स्टेट है हमारा। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण में एक एक दिन, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा नेतृत्व 24 घंटे 365 दिन सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। चाहे पीके आए चाहे खाके आए, यहाँ कोई चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। प्रशांत किशोर के कांग्रेस से जुड़ाव पर दिग्विजय सिंह की खामोशी काबिले गौर है। प्रशांत किशोर आंकड़ों के महारथी हैं, लेकिन राजनीति में जमीन से जुड़े नेताओं की ज्यादा जरूरत है। प्रशांत किशोर ने अभी तक उन दलों को जिताया है जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत है। कांग्रेस का संगठन कभी मजबूत हुआ करता था, लेकिन आज बुरी स्थिति में है। ये सच है कि अभी भी देश की लगभग 20 करोड़ जनता कांग्रेस को वोट देती है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन दूसरे से पहले नंबर पर लाना जमीनी मजबूती के बिना संभव नहीं है। अब देखना ये है कि प्रशांत किशोर आंकड़ों से खेलेंगे या सचमुच जमीन पर कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मध्य प्रदेश में वोटों के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी को रिझाने की कवायद चल रही है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। दोनों ही दल अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता आदिवासियों के पास से ही होकर गुजरता है, और यही कारण है कि दोनों ही दल आदिवासियों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मिशन 2023 के लिए सियासी बिसात पर राजनीतिक दलों ने अभी से अपने पासे फेंकना शुरू कर दिया है। नफा नुकसान के गणित भी अभी से लगने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस अलग रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी तरह कमर कस चुकी है। भाजपा सरकार तो पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है, हर वर्ग को खुश करने में जुटी हुई है। प्रदेश में आदिवासी वर्ग बड़ा वोट बैंक है और भाजपा की नजरें इसी पर है। इसी को ध्यान में रखकर पार्टी के टॉप 2 लीडर्स में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आ रहे हैं। बीते 7 महीने में प्रदेश का ये उनका दूसरा दौरा है। पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणामों से सबक लेकर अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। दरअसल प्रदेश सरकार 22 अप्रैल को तेंदुपत्ता संग्राहकों का सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसके मुख्य अतिथि अमित शाह होंगे। इससे पहले वो 18 सितंबर 2021 को आदिवासियों से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर आए थे। उनके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी आदिवासियों के कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल आ चुके हैं। गुजरात में इस साल के अंत में और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा इन प्रदेशों में चुनावी मोड में है। पार्टी का पूरा फोकस उन जिलों और विधानसभा सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार मिली थी। इस लिहाज से शाह का ये दौरा अहम माना जा रहा है। भारत के हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उनका दौरा जो सरकारी तौर पर होम डिपार्टमेंट के जो कार्यक्रम हैं, पुलिस अकेडमी के साथ, और साथ में ही मध्य प्रदेश सरकार ने
तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण का जो अभियान है, उस अभियान में भी माननीय गृह मंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश के बोनस वितरण के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। और एक नई पहल मध्य प्रदेश की सरकार ने जो एक बड़ा निर्णय लेकर के की है, उसमें 1 ग्राम को राजस्व ग्राम में कन्वर्ट करने का अभियान है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने किया है, उसकी शुरुआत भी माननीय गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे। हम सबका ये सौभाग्य है कि हमारे लोकप्रिय नेता और देश के एक सशक्त और ताकतवर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल इस दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था। तो माननीय अमित जी ने उस अनुरोध को स्वीकार करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यालय में आएंगे और कार्यालय में भी विशेष तौर पर एक अनौपचारिक अपने पदाधिकारियों से लेकर के हमारा जो नेतृत्व है उन सबके साथ अनौपचारिक भेंट के तौर पर वो कार्यालय के अंदर यहाँ पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता आदिवासियों से होकर गुजरता है, इसलिए इस वर्ग को सत्ता की कुंजी कहा जाता है। प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है, जो 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर अपना असर डालती है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, तो वहीं बसपा को 2 सीटें मिल पाई थी। इसके अलावा सपा को 1 सीट मिली थी और 4 निर्दलियों ने जीत हासिल की थी। प्रदेश में कुल 82 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में इनमें से भाजपा ने 34 सीटें जीती थी। 2013 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले उसे 25 सीटों का नुकसान हुआ था। अनुसूचित जाति की 47 सीटों में से वर्तमान में 30 पर कांग्रेस का कब्जा है, तो 17 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब भाजपा इस गणित को बदलकर अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है। जनजातीय लोगों को सशक्त बनाने मध्य प्रदेश सरकार अब तक कई तरह के फैसले ले चुकी है। अब आदिवासियों को लुभाने अमित शाह का भोपाल दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, लेकिन आदिवासी हितैषी होने का दावा कर रही बीजेपी पर कांग्रेस तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी एक सेल्फिश राजनीतिक संगठन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपने आयोजनों में, मंथनों में, अपनी बैठकों में पूरी तरह व्यस्त है और पूरी तरह मस्त भी है, लेकिन कांग्रेस की एक सजग विपक्षी दल होने के नाते ये जवाबदेही है कि जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग, समाज का हर वर्ग आज जिस प्रकार में अहम माना जा रहा है, लेकिन आदिवासी हितैषी होने का दावा कर रही बीजेपी पर कांग्रेस तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी एक सेल्फिश राजनीतिक संगठन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपने आयोजनों में, मंथनों में, अपनी बैठकों में पूरी तरह व्यस्त है और पूरी तरह मस्त भी है, लेकिन कांग्रेस की एक सजग विपक्षी दल होने के नाते ये जवाबदेही है कि जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग, समाज का हर वर्ग आज जिस प्रकार से परेशान है, जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली का महासंकट जो मध्य प्रदेश के सर पर मंडरा रहा है, ये सारी बातों को हम जनता तक कैसे लेकर जाएं, उस पर हमारा फोकस है। वह हमारी मुख्य रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन में जो जनता भुगत रही है, जो जनता आज सफ़र कर रही है, उस प्रकार से हम लोग, किस प्रकार से हम उसको जनता के बीच में हम लोग लेकर जाएं, ताकि इस कुशासन से जनता को निजात मिल सके और जनता को राहत मिल सके। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होंगे। जाहिर है उस हिसाब से बीजेपी ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग बहुत बड़ा है और मध्य प्रदेश में पार्टी की ताकत बढ़ाने और उसकी पहुंच बढ़ाने में वो अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना चाहेगी। बीजेपी और उसके नेता इस काम में बेहद माहिर भी है। आदिवासियों का कल्याण पहला मुद्दा है और दूसरा मुद्दा पार्टी की जनता के बीच में गहरी पैठ बैठाना है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार भाजपा 2023 का इतिहास दोहरा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।